seem to be out now. Right? Okay, the No. stream is live. नमस्कार, जो लोग ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं सभी को स्वागत। जैसे आप सब जानते हैं कि आज केंद्रीय बजट पेश हुआ है। The Union budget was presented today, and we here on this Facebook Live, with me are Yogendra Yadav, founder of Jai Kisan Andolan, Kiran Vissa, convener of Rayatu Swaraj Vedike, and last but never the least, Kavita Kuruganti ji from Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture. We are going to speak about certain aspects of the budget, particularly those related to farmers, farming, agriculture and allied sectors. So सबसे पहले मैं योगेंद्र जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि बजट के ऊपर उन्होंने जो सुना और जो नंबर्स और फिगर्स अभी तक हम पढ़ पाए हैं उसके बारे में कुछ बताएं। योगेंद्र जी। शुक्रिया विक भाई। हर बार मुझे लगता है कि शायद इस बार कुछ नया मिलेगा। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में देश के किसानों ने उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में दिखाया कि किसानों का कितना असंतोष है, तो उससे एक उम्मीद बनती थी कि सरकार इस बार कुछ करेगी। लेकिन इस बजट से एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। बजट से ये तो पता लगता है कि इस सरकार के सच्चे पार्टनर्स कौन हैं। अलायंस पार्टनर्स हैं टीडीपी और जेडीयू। तो टीडीपी को कुछ मिल गया आंध्र प्रदेश के लिए, जेडीयू को बिहार के लिए घोषणाएं मिल गई हैं, पैकेज तो नहीं मिला, कुछ घोषणाएं मिल गई हैं। सरकार के बिजनेस पार्टनर्स हैं, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं, उनके लिए टैक्स रेट में कमी हो गई है। कुछ और रिबेट्स भी कॉर्पोरेट्स को मिल गए हैं जो दिखे भी हैं, कुछ छुपे हुए हैं बजट के डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन जो देश का फूड पार्टनर है, किसान, अन्नदाता, जिसके लिए सुंदर सुंदर शब्द होते हैं बजट में, उसे कुछ नहीं मिला। एक सिंपल सी चीज मैं बता दूं, पिछले 5 साल से लगातार हर बजट में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सरकार का हेडिंग होता है बजट का, उसमें जो खर्चा है पिछले 5 साल से लगातार घटता जा रहा है एज ए प्रोपोर्शन ऑफ बजट। सरकार केवल आपको रुपए में आंकड़े दिखाएगी, जो बजट को देखने का ठीक तरीका नहीं होता, क्योंकि रुपए में तो बजट का हर चीज बढ़ती है। डेफिसिट भी बढ़ता है, घाटा भी बढ़ता है, इंटरेस्ट भी बढ़ता है, हर तरह की चीजें बढ़ती हैं। हमें देखना चाहिए कि सरकार के टोटल खर्चे में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में खर्च कितना हुआ, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स का। 2019 में ये अचानक बढ़ा था। आपको याद होगा 2018-19 में सरकार को डर था, मोदी सरकार को, कि भाई किसान हरा देंगे। उसके बाद किसान सम्मान निधि योजना आई थी जिसके अंदर बड़ा बजटरी प्रोविजन हुआ था, और तब एक झटके में बजट जो था वो बढ़ा था एग्रीकल्चर के लिए। तब हुआ था 5.44% एग्रीकल्चर का। अगले साल में घट के हुआ 5.08%, उससे अगले साल और कम हुआ 4.26%, अगले साल फिर घट के 3.84%, और पिछले साल तक घट के हो गया था 3.20%। देखिए 5.44 से 3.20% हो गया। और इस साल क्या हुआ, उसको और घटा दिया गया 3.15%। तो सरकार के समर्थक बताएंगे 1,51,000 करोड़ रुपया। इन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको ओवरऑल आंकड़े के प्रोपोर्शन के तौर पे ना देखें। वो कम हुआ है। किसान आंदोलन की जो 2 बड़ी मांगे थी, एमएसपी के बारे में वित्त मंत्री ने कुछ नहीं कहा। हाँ, बस शुरू में इतना दावा किया कि हमने एमएसपी बढ़ा दी, वही जो हर साल बढ़ती है, जिसके बारे में किसान आंदोलन बता चुके हैं कि सरकार एमएसपी में जो बढ़ोतरी करती है वो जितनी महंगाई बढ़ी है, जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है, जितनी लागत बढ़ी है, उससे भी कम बढ़ाती है एमएसपी। और अगर 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो यूपीए की सरकार ने एमएसपी ज्यादा बढ़ाई थी परसेंटेज टर्म्स में, बजाय कि एनडीए की सरकार ने। तो खैर वित्त मंत्री ने झूठा दावा इस बार फिर कर दिया। ये भी नहीं बताया कि उन्होंने जो कमेटी बनाई थी एमएसपी के लिए, जिस कमेटी की रिपोर्ट सुनते हैं आने वाली है या आ चुकी है,
उस कमेटी का क्या हुआ, एक शब्द नहीं बताया। और किसानों की जो दूसरी लोन से संबंधित मांग रही है, जिन दोनों मांगों को इस बार विपक्ष ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, उनका कहीं जिक्र भी नहीं है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि सरकार ने तय कर लिया है कि किसान उसकी प्रायोरिटी नहीं है। बिल्कुल वो कुछ टेक्नो किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करती है सरकार, हर बार कोई ना कोई झुंझुना लेके आती है। इस बार कोई नया झुंझुना भी नहीं है। तो बिल्कुल लगता है कि अब किसानों के लिए सरकार ने मन बना लिया कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पुराने बजट को कट पेस्ट कर दीजिए। ज्यादातर स्कीम्स के बारे में मुझे ऐसा ही लगा, लेकिन वो शायद किरण भाई मुझसे बेहतर बता पाएंगे। जी योगेश जी, थैंक यू। किरण भाई। Yeah, Kiran so Visaj. I'll speak in English. If we look at the agriculture-related allocations, like Yogen Yadav was saying, that some of the important demands of the Kisan movement do not find any place as a response from the government. And in fact, the historic Kisan movement happened, and the committee was established to look into some of those demands. Nothing has come out of that yet. We don't see any kind of acknowledgement that farmers around the country are demanding certain things. On the other hand, if we look at, what we find in the budget is basically that the same kind of schemes which were announced earlier are continuing. And one of the typical things that we've seen with this government over the last few years is that in every budget or in every other budget, they make some major announcements, which seem like, they talk about them like they are going to be game changers. But after a couple of years, we find that either those schemes have been completely done away with, or there's no talk about them, or their budget allocations have been drastically reduced, and we don't find any mention in the budget speech or otherwise from the government what has been achieved. Like for example, if we look at a couple of years ago, a major scheme for 10,000 FPOs, farmer producer organizations, was announced. But no mention is made now, after 2 years, what kind of progress has been made. If you look at the budget allocations, there was 955 crores which was allocated last year, but only 400 crores out of that was spent. And this time the budget has been reduced from 955 crores last year to about 500 crores this year. And similar is the story with many other initiatives. In 2019 budget, they had announced actually a major scheme for upgrading the 20,000 rural hearts, 22,000 rural hearts, which are the rural markets, and upgrading them so that marketing facilities are available closer to the farmers. But once again, after 5 years, that scheme has fallen by the wayside, and there's no mention about how many rural hearts have been upgraded under that scheme. But there is a mention of a new scheme for rural hearts. So this is the trend that we see, for many of the schemes that the government is announcing, and then they're not delivering on them, and new schemes are announced every year. So basically, I think the net takeaway for the farmers is that the government wants to continue its business as usual. And it has not taken into account the fact that there is a huge anger and dissatisfaction and discontent in the rural areas, which also got reflected in the recent Lok Sabha elections, where the heavy losses in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, and so on. A big part of it is due to the rural crisis which is happening. So the government does not have any intent to address this rural crisis and the agrarian crisis. And it is assuming that whatever trajectory, whatever policies, whatever schemes that it has been doing for the last few years, it is going to continue on those same lines. And we have to state from the side of the farmers' movements that business as usual is not acceptable to the farmers. So we are likely to see a major response from the farmers' movements in the future. अमित भाई, जो किरण भाई ने कहा है कुछ स्कीम्स के बारे में, उसमें मैं 2-3 बात और जोड़ दूं। 4 बड़ी स्कीम्स आप देखिए किसानों के लिए जो सरकार अनाउंस करती है। एक है पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान जो योजना है, इसका बड़े गाजे बाजे के साथ अनाउंसमेंट हुआ था, 2019 में हुआ था।
सरकार ने तब कहा था कि देश में 14 करोड़ किसान हैं। फिर उसके बाद जब बजटरी एलोकेशन आया, सरकार ने कहा 12 करोड़ के लिए हम अलॉट कर रहे हैं, बाद में धीरे धीरे बढ़ाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, पिछले 4 साल से इन्होंने, पिछले 3 साल से इसको स्टेबल कर रखा है। 60,000 करोड़ रुपए देते हैं, साल में 6,000 करोड़ रुपए है। तो सरकार ने अब मान लिया है कि 10 करोड़ किसान हैं, उससे ज्यादा जाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ढूंढने की कोशिश नहीं कर रही है। तमाम तरफ से देश में शिकायतें आ रही हैं, लेकिन सरकार ने 10 करोड़ के ऊपर कैप कर दिया। आप मनरेगा को देखिए, इस साल एग्जैक्टली यही हुआ। 60,000 करोड़ का बजट रखा हुआ, जो पिछले साल रिवाइज में था, उससे पिछले साल भी था, बिल्कुल वहीं पे रोका हुआ। मनरेगा को देखिए, मनरेगा में 2 साल पहले एक्चुअल खर्चा 90,000 करोड़ का है, एक्चुअल जो खर्च हुआ। लेकिन उसके बाद इस साल का बजट कितना है, 86,000 करोड़ रुपए। 2 साल से कम, जबकि 2 साल के बीच में महंगाई हुई है, खर्चा बढ़ा है, सब चीजें हुई हैं, लेकिन उसको रोक दिया गया है। जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, 2 मेजर हेड्स हैं, यूरिया सब्सिडी और न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। यूरिया सब्सिडी में 2 साल पहले जो एक्चुअल खर्चा हुआ था वो 165,000 करोड़, मतलब 1,65,000 करोड़ रुपया यूरिया सब्सिडी में एक्चुअली खर्च हुआ है। इस साल का बजट कितना है, 1,19,000 करोड़, मतलब उसमें सीधे 45,000 करोड़ रुपया कम हो गया है। क्या देश में उत्पादन कम हो गया है, खपत कम हो गई है, किसान मांग करते रहते हैं कि यूरिया चाहिए और चाहिए। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी 2 साल पहले खर्चा है 86,000 करोड़ रुपया, और इस साल एक्चुअल बजट एलोकेशन कितना है, 45,000 करोड़ रुपया। तो इन 2 स्कीम को मिला लें तो खाद में किसान की सब्सिडी में कोई 85,000 करोड़ रुपए की कटौती हो गई है पिछले 2 साल की तुलना में। ये सब बातें हैं जिसका हमें पता होना चाहिए। बाकी सब स्कीम में सरकार ने मोटे तौर पे रिपीट कर दिया जो उन्होंने पहले किया जाता था। तो इस सब के चलते देश में कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र है उसमें सरकार का खर्च घटते जा रहा है। डायलॉग अन्नदाता को मिलते हैं, पैसा नहीं मिलता। And I just wanted to add about the PM Kisan scheme, PM Kisan सम्मान निधि स्कीम के बारे में। जो भी किसानों की लिस्ट है, जो बेनिफिशियरीज का लिस्ट है, वो 2019 से लेकर अभी तक कभी भी रिवाइज नहीं किया है। जो स्टेट्स नए किसान जो जमीन को लेके खेती कर रहे हैं, उस लिस्ट को हर साल वो रिवाइज करते हैं, लेकिन वो रिवाइज लिस्ट कभी केंद्र सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे किसानों का, लाखों किसानों का, करोड़ों किसानों का वास्तव में ये शिकायत है देश भर में, लेकिन उसको एड्रेस करने में सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई। जी, थैंक यू। कविता जी। So in any budget, what does one look for agriculture sector? We look for anything new or anything more or anything consistent and useful that the government will do for economic viability in farming, for environmental sustainability in farming, and for social equity issues also to be addressed in farming. Yogendra ji and Kiran have already described how key schemes that would aid economic viability have already been reduced in their allocations, whether it is PM Kisan, whether it is interest subvention. Interest subvention is another key scheme, for instance, where compared to what the government had allocated, every year the actual expenditure is actually lower, and this year, once again, the allocation itself is low. All these schemes that could actually provide economic viability to farmers in their enterprise, they have no serious allocation, no serious implementation. Let's talk about economic, environmental sustainability also. इस देश में एनडीए सरकार आने के बाद पहली बार एक बड़ा सा ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम लाया गया था, परंपरागत कृषि विकास योजना के नाम पे. It never actually took off. It had many design related problems. Implementation में काफी कुछ problems थे, allocation में भी थे. Before anything could be actually reviewed about it, एक
भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति बीपीकेपी के नाम पे एक और अनाउंस किया गया था। उस बीपीकेपी को अगले साल ही चेंज करके नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के नाम से फिर से एक और बजटरी अनाउंसमेंट किया गया था। एंड वी वेलकम एनीथिंग दैट ब्रिंग्स इन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इनटू इंडियन एग्रीकल्चर। और उसमें अगर आप देखेंगे बिल्कुल घटता जा रहा है एलोकेशंस। सरकार की सीरियसनेस इस बात पे है कि नहीं, इससे पता चलता है कि जहां पे 459 करोड़ बजटरी एलोकेशन पिछले साल था, इस बार उसको घटा के 365 करोड़ पे लाया गया है। और पूरा अनाउंसमेंट तो जैसा था पिछले साल वैसा ही है। 1 करोड़ किसानों को हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ लेके जाएंगे, इतने सारे इनपुट शॉप्स हम सेटअप करेंगे, कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है उसमें, और एलोकेशन एक्चुअली घटा दिया गया है। अगर आप देखेंगे सोशल इक्विटी के बारे में, एक अनाउंसमेंट ये किया गया था कि लैंड रिफॉर्म्स हम लाएंगे। अगर अगले 2 लाइन्स आप पढ़ेंगे, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इस देश के जो सीमांत किसान और भूमिहीन किसान जो लैंड रिफॉर्म्स की मांग इतने सालों से, दशकों से करते आ रहे हैं, उस लैंड रिफॉर्म्स की बात नहीं है। They are talking about land reforms that will help the rich, the elite and the corporates of this country. तो सोशल इक्विटी का तो बिल्कुल ही कहीं पे नहीं दिखता है। एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे फिर से अनाउंस किया गया है। ये 2-3 साल से इट्स बीन इन द वर्क्स, और उसमें जैसे अभी पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में बताते वक्त किरण और योगेंद्र जी ने जो बताया कि बहुत सारे किसानों को एक्सक्लूड करने का एक तरीका होता है कि जिनका लैंड ओनरशिप है उन्हीं को हम किसान मानेंगे। तो इसमें महिला किसान, आदिवासी किसान, जो बटाईदार किसान, वो आते ही नहीं है। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत बड़ा एक बुलेट, सिल्वर बुलेट बना के इस बजट में एलोकेशन दिया गया है। फिर से you don't see basic social equity issues being addressed before wrong solutions are promoted. एक ड्रोन दीदी के नाम पे एक प्रमोट किया जा रहा है। जैसे योगेंद्र जी ने कहा, जो किसान मजदूर होते हैं उनके लिए एनआरईजीएस का एलोकेशन तो घटा दिया गया है। So we don't have a government which can plan for either economic viability or environmental sustainability or social equity in this country. We only have a government keen on बहुत सारा जुमलाबाजी, and it is getting repeated when actual allocations for agriculture are going down. And this country's farmers know how to respond to Mr. Narendra Modi, Ms. Nirmala Sitharaman and the BJP NDA government, as farmers are being ignored and neglected. Farmer movement certainly know how to respond to this. थैंक यू कविता जी। अब मैं अविक शाह, मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। आंकड़े आपके सामने आ गए हैं। ये तो स्पष्ट है कि एग्री सेक्टर के लिए, किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए सारे एलोकेशंस को घटाया जा रहा है बड़ा तरीके से। बट मैं झूठ पर कुछ कहना चाहता हूं। अब अच्छे झूठ बोलने वाले ऐसे झूठ बोलते हैं कि आपको पकड़ने भी तकलीफ होगी। लेकिन आज के बजट से यह भी साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी को और उनकी कैबिनेट को और उनकी सरकार को झूठ भी बोलना नहीं आता है। देखिए, 2016 में उन्होंने ये सॉइल हेल्थ कार्ड का स्कीम निकाला था, और इसके बाद जब भी पूछा गया, they kept maintaining कि soil health cards have been issued widely and across the spectrum. तो if you have issued health card, इसका मतलब आपको वो जमीन पता है, you know the land on which you have issued the health card. बट आज के बजट में ये अनाउंसमेंट है
कि जी हमको तो पूरा जमीन सबको पता नहीं है, सो वी हैव टू ओपन अ लैंड रजिस्ट्री। तो कौन सी लैंड का हेल्थ कार्ड आप निकाले थे? इसका कोई जवाब दे नहीं पाएंगे, बिकॉज इट्स अ बैड लाई। झूठ बोलना भी इनको ठीक से नहीं आता है। अब आइए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पैसा ये दे रहे हैं, चलिए 10 करोड़ किसान परिवारों को दे रहे हैं, लेकिन आज बजट में अचानक उन्होंने कहा भाई हमको तो किसान कौन है पता ही नहीं है, हमको एक फार्मर्स रजिस्ट्री भी बनाना पड़ेगा। तो पिछले 10 सालों से एक झूठ को कवर करने के लिए दूसरा, दूसरे को तीसरा, ये जो खेल इनका चल रहा है, जिसको कविता जी ने जुमला कहा, ये अब इतने खोखला हो गए हैं। ये झूठ बच्चा को भी समझ में आ रहा है कि जिन्होंने किसानों की गिनती नहीं की उन्होंने किसानों को सम्मान निधि पहुंचा दी, जिन्होंने जमीन का पहचान नहीं किया उन्होंने हेल्थ कार्ड पहुंचा दिया। और रही बात आज जब किसान की मूल मांग ये है कि हमको फसल की लाभदायक दाम दो, गिव अस एमएसपी बेस्ड ऑन स्वामीनाथन फॉर्मूला, the government's response in the budget today was, we are going to invest more in research. Very good. Nobody is stopping you from researching. But what will you research and do? Will that research lead to better prices for the farmers? We will switch to natural farming. For, as Kavita ji rightly said, for years together we've been talking about natural farming. It's a very good thing. But what about price? What about sustainability? Once again, the government, through its crony capitalist friends, is trying to take over the food production, food supply, and food control in this country. And this is not going to be accepted. I think the farmers' organizations, the largest being Sanyukt Kisan Morcha, it's time for us to come out on the street to challenge the government about all the heaped up lies और ये सारे झूठ का पर्दाफाश करके हमें इस सरकार को ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा कि इस तरह का किसान विरोधी सरकार आगे चल के कभी भी इस देश में पावर में ना आए। ये था बजट से मेरा पर्सनल टेक अवे। कविता जी, आप कुछ जुड़ना चाह रही है? हाँ, एग्री रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना है के नाम पे आज के बजट में ये भी प्रपोजल है कि आपका और मेरा पैसा, टैक्स पेयर्स फंड्स को प्राइवेट सेक्टर को रिसर्च करने के लिए देंगे। अगर यही करना है तो आईसीएआर को बंद कर देंगे, बंद कर देना चाहिए और पूरा ही प्राइवेट सेक्टर को ही दे दें। और जो क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज रिलीज करेंगे, ये वो बात जो हो रही है, ये क्लियरली इंडिया में फॉरेन लॉबी ग्रुप्स जो है, ये पीएमओ में सीधा जाके जो उनके कान में भर रहे हैं, वो वाले आइडियाज हमारे पैसे से सरकार इंप्लीमेंट करने वाला है, जो कॉर्पोरेट बेनिफिट के लिए है, किसानों के हित में कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आज का बुलेटिन यहीं तक। योगेन जी, किरण जी, कविता जी, आप सबको धन्यवाद। It was a start of a very interesting discussion, but this discussion will lead to a lot of action, as we all agree. And that action will come from the common people of India, the farmers, the farm workers, and the rural people, to expose this government. Thank you for being with us. Thank you for watching this bulletin. And we'll try and come up with more analysis of the budget in the days to come. Thank you.